अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमिश्वान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का अख्ताम हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं उनके दिल टूट गए, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड की ये एक बी चॉइस टीम, उसकी वजह यह है कि ये ए टीम नहीं थी, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम टीम को जो है वो आइसोलेट होना पड़ा। लेकिन इस बी टीम ने पाकिस्तान को एक सी टीम बनाकर पेश कर दिया और पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस तो एकतरफा मुकाबले के बाद हारे। कल बैटिंग चली, 331 रन बनाए। बाबर आजम की आउटस्टैंडिंग बैटिंग अगेन और उनकी फॉर्म में वापसी, आज अपनी रैंकिंग में पोजीशन ही बरकरार रखी। लेकिन बॉलर्स और फील्डिंग ने तमाम किए पर पानी फेर दिया। अब इस शिकस्तों का जिम्मेदार कौन है? मिसबाहुल हक ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कप्तान बाबर आजम के व्यूज़ भी सामने आ गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको कप्तान और कोच का मौक़िफ़ भी दिखाएंगे, साथ साथ हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे जो अपनी एक माहिराना राय देंगे कि पाक को ये जो शिकस्त का सामना करना पड़ा इसके पीछे क्या अवामिल हैं और हमें बेहतरी के लिए क्या करना होगा। पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस देखिए और फिर उसके बाद आकर मैं अपने डेयर से आपसे तारुफ करवाता हूँ। सो आपने इस वक्त रिप्ले हेडलाइंस देखी और अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की इस मायूस कुन परफॉर्मेंस पर। उससे बड़ा सितम आप ये देख लीजिए कि इंग्लैंड ने जो T20 टीम की अनाउंसमेंट की आज, उसमें तमाम उनकी वो मेन स्ट्रीम टीम वापस आ गई है। तो बी टीम से जो टीम हारी थी वो ए टीम का सामना कैसे करेगी, इस हवाले से बात करते हैं। और प्रोग्राम में हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ICC मैच रेफरी, कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम नौशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम गफ़ात, बहुत पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो। नौशाद भाई, अब हमें समझाइएगा, चूँकि हमारी सोच समझ तो ख़त्म हो गई है, बतौर जर्नलिस्ट भी फैंस भी परेशान हैं कि एक टीम जो कि बी लेवल की थी, इस सीरीज़ से 72 घंटे पहले उनको खुद नहीं पता था कि उन्होंने सीरीज़ खेलनी है। 5 डेब्यू कराए, कप्तान को टॉस पे नाम तक याद नहीं है और ऐसी टीम से आप 3-0 से आउट क्लास हो जाएं, क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? और आप कुछ हमें समझा दीजिए कि इस शिकस्त की क्या वजूहात है और क्या हम बेहतर हो सकेंगे T20 सीरीज़ में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया आपने। मेरा ख्याल है इसको अगर हम लॉजिकल चलें, विदाउट बायस टू एनीबडी, ना इस तरफ इनका ख्याल करें कि ये मैनेजमेंट कौन है, PCB कौन है, प्लेयर्स कौन है और प्लेयर्स की क्या गलती है, और दूसरी तरफ ये कि क्या इन्होंने एग्जैक्टली गलतियाँ की हैं, तो हमें सारा कुछ क्लियर नज़र आ जाएगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, इंग्लैंड की जो क्रिकेट है, आज से अगर आप चले जाएं 20 साल या 25 साल पहले, तो पाकिस्तान के कम से कम 10 या 12 मेन क्रिकेटर्स जो थे वो काउंटी क्रिकेट में खेलते थे, जिसमें वसीम अकरम भी थे, वकार यूनुस भी खेलते थे, इंतखाब आलम थे और उसका माजिद खान, बहुत से क्रिकेटर्स थे। बट आई एम ट्राइंग टू, मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन क्रिकेटर्स को पता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट, वेदर इट इज़ काउंटी क्रिकेट और ODI क्रिकेट, इस जितनी भी है सब वो एक सॉलिड फाउंडेशन पे बनी हुई है। सॉलिड फाउंडेशन से मेरी मुराद ये है कि अगर उनके एक बॉलर हैं, उनको दूसरा बॉलर रिप्लेस करता है, तो रिप्लेस करने वाले बॉलर में और उस बॉलर में हार्डली कोई थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, नहीं तो फास्ट परफॉर्मेंस या नंबर ऑफ़ विकेट्स वगैरह शायद वो उनसे पहले वाले से प्रेफरेंस ले गया है। अगर आप ये कहते हैं कि नंबर 2 टीम या नंबर 3 टीम इंग्लैंड की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंग्लैंड में जो मीडियम पेसर बॉलर्स होते हैं, जो कि एक ही स्पीड से, एक ही रनअप से, एक ही मूवमेंट से तकरीबन 8 या 9, 10 ओवर एक लाइन में कर लेते हैं और उनकी एक ही लेंथ होती है। मतलब कहने का ये है कि वो दे आर ट्यून्ड, दे आर जस्ट लाइक मशीन की तरह वो काम करते हैं। तो उनके लिए सेकंड 11 या थर्ड 11 को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता है। देयर वाज अ टाइम कि जब लोग कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है तो ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टीम शायद चैम्पियन हो, नंबर 2 टीम शायद नंबर 2 आ जाए। इसी तरह इंग्लैंड का भी है, आप जितनी मर्जी टीम बना दें लेकिन जो डिफरेंस जो होगा वो थोड़ा बहुत ही होगा। तो यहाँ ये बात ज़रूर है, क्योंकि उनका एक सिस्टम है, सिस्टम में एक तरीक़ेकार सारा बना हुआ है, इसलिए उनको प्लेयर्स को फाइंड करना और विद इन अबाउट फ्यू आवर्स डिसाइड करना कि जी अगर ये टीम जो है कोविड से अफेक्टेड है तो दूसरी टीम क्या होनी चाहिए, उनके लिए कोई एक बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, जो कि 5 या 6 ब्रेन जो है जगह बैठ जाएंगे और इसको वो डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है नौशाद साहब, कल जो मैच हुआ उसकी एक झलकी भी आपको दिखा देते हैं तमाम देखने वालों को भी, और बाबर आजम का भी कल के मैच पे क्या कहना था, फिर मैं आपसे ज़रूर
कि चलिए ये तो सारी स्ट्रेंथ थी इंग्लैंड की, लेकिन हम भी तो साउथ अफ्रीका से भी जीत कर आए, जिम्बाब्वे में भी हमें चलिए एक मैच में शिकस्त हुई बट वहाँ भी हमने रिकवर कर लिया था, तो क्या हमारे पास कोई प्लान नहीं होता? क्या हम दूसरी टीम के रहमो करम पर ही खेलेंगे और एक ऐसी टीम जो कि अभी अपने तमाम मेजर खिलाड़ियों के बगैर थी उसने हमें आउट क्लास किया? लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं कल के मैच की और बाबर आजम के व्यूज़। तो 331 रन करके भी आप हार जाएं, उससे पहले आप आउट क्लास हो जाएं, तो फैंस परेशान है कि फिर जीत का टोटका क्या होगा हमारे पास, हम किस तरह के जो है वो हरबे इस्तेमाल करें कि इंग्लैंड की बी टीम को हरा सकें। नौशाद भी आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की इंग्लैंड के सिस्टम की, लेकिन सर हमारा जो सिस्टम है, हमारे पास क्या कोचेस ने काउंटर प्लानिंग नहीं की हुई थी? हमारे जो खिलाड़ी हैं क्या वो इतने कमज़ोर हैं टेक्निक वाइज या उनका कॉन्फिडेंस के वो इंग्लैंड की इस बी टीम की आपने ठीक निशानदेही की? उनका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट तो लिमिटेड ओवर्स में पिछले 4-5 सालों में वर्ल्ड क्लास हो गया। दे आर वर्ल्ड बीटर्स, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस राइट नाउ, बट सर कोई फाइट तो दिखाई देती? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक मिनट या थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा बाबर आजम के लिए। जी देखिए, बाबर आजम को आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है। बाबर आजम के साथ मैंने 2 टूर किए हैं। इंग्लैंड के टूर पे जब पाकिस्तान ए गई थी, ही वॉज कैप्टन, आई वॉज मैनेजर। फिर उसके अलावा एज ए प्लेयर मैंने इनको काफ़ी क्लोज देखा है। मैं कहने का मतलब ये है कि ये वो क्रिकेटर है जिसको हमें संभाल के रखना है। अगर इसकी 1-2 फेलियर हो जाए तो उसको इतना कंडम नहीं करना है कि शायद वो आगे परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, इसको जिस तरह कहते हैं ना, आपके प्रिजर्व करना है। ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स जिसको आपने बहुत ही ख्याल करके रखना है। मुझे आप यकीन करें बहुत खुशी हुई जब बाबर आजम 2 फेलियर्स के बाद उसने 158 करके एक रिकॉर्ड क्रिएट किया और बहुत ही अच्छी बैटिंग की। लग रहा था कि उसके मिडिल हो रही है बॉल, लग रहा था कि उसके अपनी मर्ज़ी से वो प्लेसमेंट्स कर रहा है, लग रहा था कि ओवरहेड अपनी मर्ज़ी से खेल रहा है। तो बाबर आजम की फॉर्म आ गई, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने स्कोर कर लिया। अब आपका मेन सवाल कि फेल क्यों हुए, देखें इसमें एक प्लानिंग होती है। आपने अब रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, बर्मिंघम की जो पिच है इट इज़ हमें 100% बैटिंग फ्रेंडली। अगर आप रिकॉर्ड निकाल, यही वो ग्राउंड है जहाँ पे कि काफ़ी अर्से पहले ज़हीर अब्बास ने 276 किए थे, टेस्ट मैच था वो, मगर उसके लिए कीथ मिलर ने ये लिखा था कि ऑन द पिच लाइक एजबास्टन फास्टर यू बोल टू ज़हीर अब्बास, मोर फास्टर इट विल ट्रैवल टू द बाउंड्री लाइन। मतलब इट्स ए पिच की जहाँ पे आप बैट्समैन पैर निकाले, आराम से ड्राइव करे और ऑन द अप भी ड्राइव करे तो 4 रन लेना कोई मुश्किल नहीं होता है या प्लेस करना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो वो उस चीज़ का इंग्लैंड जो ऑलरेडी ट्यून्ड है इस किस्म की पिचेस के लिए, जहाँ पे सूरज भी निकला हुआ था, उन्होंने उसका पूरा एडवांटेज लिया। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, एक हमें न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे कर्नल साहब तो फिर आपसे ज़रूर बात करेंगे कि शिकस्त की जो बैटिंग के साथ साथ हमारी फील्डिंग और बॉलिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। न्यूज़ ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नौशाद अली साहब से। नौशाद साहब, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपकी बैटिंग के बाद आप फील्डिंग और बॉलिंग पे बात कर रहे थे। जी देखिए, हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो परफॉर्म नहीं कर सका फील्डिंग बॉलिंग में जो कि इसको करनी चाहिए थी। हालांकि पाकिस्तान ने 321 किया था। बाबर आजम को मैंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह रही है। अब थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान में। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, आप माशाल्लाह समझते हैं क्रिकेट को कि जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने पर्टिकुलरली शाहीन अफरीदी एंड हसन अली, जिनका के बड़ा अच्छा आजकल परफॉर्मेंस है, जिनकी बड़ी अच्छी लेंथ लाइन है, जिनकी बड़ी अच्छी डायरेक्शन, जिनकी बड़ी अच्छी स्पीड है, उन लोगों ने कुछ इस तरह की बॉलिंग की है, पर्टिकुलरली शाहीन अफरीदी के उनको मैं समझता हूँ कि जब फ्रंट फुट पे सामने 4 खाना इतना बहुत ही सही नहीं लगा मुझे। मैं उसमें ज़रूरी इस बात की है कि उस वक्त शाहीन अफरीदी को अपनी पूरी स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए था और अगर फर्स्ट फ्यू ओवर जबकि उन्होंने एक ब्रेक थ्रू ले लिया था, अगर वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना था। हालांकि बाद में मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसको कंट्रोल भी किया, मगर ऑल एंड ऑल आपको देखें पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी ना, दे आर ऑफ द टारगेट ऑल द टाइम। और आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें पूरी कंट्रीब्यूशन है लीडरशिप की, पूरी कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की कि इस तरह की वो बॉलिंग क्यों ना कर सके और 331 को डिफेंड क्यों ना कर सके।
नौशाद भाई, अब जैसे मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका में, आज साउथ अफ्रीका को वनडे T20 में हरा के अच्छी बात है, क्योंकि उनके 2-3 प्लेयर नहीं थे, बट चलें ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था, वी प्लेड वेल। आई थिंक जहाँ जीत का क्रेडिट है वो भी हमने दिया, उस पर सेलिब्रेट भी किया। जिम्बाब्वे में हम चले एक मैच हार गए, बट उसके बावजूद हमने सीरीज़ जीती, वहाँ भी टीम को सबने सर अप्रिशिएट ही किया ना। बट जब हाई आप स्टैंडर्ड खुद सेट कर लेते हैं, जब आप अवे टूर्स जीतना शुरू हो जाए, पर फिर इंग्लैंड की अभी ये टीम नहीं थी, आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया सर। ये उनके सिस्टम की बड़ी कहते हैं ना एक मजबूती है कि उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई। 72 घंटे में टीम उन्होंने लाकर दूसरी खड़ी कर दी। बट आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, या कोई टीम मैनेजमेंट में से, और उसके साथ साथ अब इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम का मोराल सर कैसा होगा T20 सीरीज से पहले? आपने क्रिकेट में 2 वर्ड बड़े सुने होंगे, एक है जिसको आप कहते हैं चोकर्स और दूसरा है अनप्रेडिक्टेबल। अगर साउथ अफ्रीकन के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है वर्ड चोकर्स, लेकिन वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अनप्रेडिक्टेबल। अब आप देखें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की साउथ अफ्रीका में, डिफेंड किया और अवे टूर जीता भी, उसके बाद पाकिस्तान क्यों नहीं रिपीट कर सका? अगर आप उसको डिफेंड करना चाहें उसके लिए बहुत कोविड की बात कर लें और दूसरी और कोई रीज़न बना लें, मगर मैं समझता हूँ इट वॉज द टेक्निकल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान प्लेयर्स और मैनेजमेंट कि वो उसको उस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ कि जो देखें ठीक है को उनको प्रैक्टिस के चांसेस वो सारे नहीं मिले, इंग्लैंड में वो एक्सपोजर नहीं मिला, या अगर आप उसको और थोड़ा डीप में जाएं उनकी फैमिली प्लेयर्स के साथ नहीं थी, वो थोड़ा ड्रॉबैक्स थे। मगर इन सबको प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ओवरकम करना चाहिए। और इस प्लान में हम देखें तो हम बुरी तरह फेल हुए हैं, और मैं समझता हूं कि अनप्रेडिक्टेबल का जो एक हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है उसको हमने सही साबित किया है। मुझे तो लगता है सही अनप्रेडिक्टेबल का टैग पर जिसने भी लगाया था उसने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि जहाँ टीम हारती है अनप्रेडिक्टेबल कह लीजिए, और उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो अपनी जान छुड़ा लेती है। लेकिन सर लोग बड़े उदास हैं, परेशान हैं। रमीज राजा को आप सुनिए यूट्यूब पर, शुएब अख्तर को सुनिए, इंजमाम को सुनिए, आप मैं कल एक शो में साथ थे, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। नौशाद भाई फैंस बड़े मायूस हैं। मैं समझता हूँ इंग्लैंड में जो फैंस कल भी महंगे पाउंड्स खरीद कर टिकट के पहुँचे हुए थे, कितना सपोर्ट कर रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, लेकिन वो बड़े डिप्रेस होकर वापस गए हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इंग्लैंड की बी टीम से 3-0 हो जाएगा, क्लीन स्वीप हो जाएगा, फाइट दिखाई नहीं देगी। तो फैंस का सर गुस्सा, मायूसी तो जायज़ है ना सर? जायज़ है, बहुत जायज़ है। ना सिर्फ उन फैंस की जो कि पाकिस्तान में मौजूद टीवी सेट्स के आगे देख रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली उन फैंस के लिए जो बेचारे अपने अर्निंग से टिकट है महंगा टिकट खरीद के ग्राउंड पे मौजूद थे, अपनी डेली वेजेस की नौकरी छोड़ के और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आए थे। ये खासकर बर्मिंघम एक ऐसी जगह है जहाँ के पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी पाकिस्तानी की प्रेजेंस थी वहाँ पर, तो उनके लिए वो डिसअपॉइंटिंग है। और मैं तो अगर आप फेस रीडिंग कर समझते हैं तो लगता था कि जो बच्चियाँ मैच देख रही थी जब पाकिस्तान की विकेट गिरती थी तो उनके चेहरे के इंप्रेशन से आपको पता लगा लेते थे कि कितनी डिसअपॉइंटेड है और कितना आप अपनी कंट्री के लिए लव करती हैं। तो जब जिस कॉइन में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अप्रिसिएशन ले है, उसी कॉइन में इनको चाहिए कि वो वापस भी करें उन फैंस के लिए जो कि अपनी हार्ड अर्न मनी से उनके मैचेस देखने के लिए आते हैं। ठीक है सर, हमने जो बात की सोशल मीडिया के हवाले से, और फिर जो पब्लिक ओपिनियन है, इस जारी बात है जब टीम जीतती है तो लोग खुशी का इजहार भी करते हैं, बट जब टीम हारती है तो मायूस भी हैं। क्या है लोगों का सोशल मीडिया पर या हमारा कैमरा जब जहाँ उन तक पहुँचा, आइए आपको दिखाते हैं। तो नौशाद साहब, जब टीम जीतती है तो यही फैंस जो है वो सर आंखों पे भी उठाते हैं, लेकिन जब टीम हारे तो जज्बात ये होते हैं। लेकिन मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा नौशाद साहब के वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप में अब चंद महीने ही बाकी हैं, तो टेक्निकली ऐसा होता नहीं है कि आप कोई शिकस्त हो तो आप तब्दीलियाँ करें, आपको पूरा टाइम देना होता है किसी आने वाले को भी जो आकर पूरी प्लानिंग करे। तो नौशाद साहब, एक तो शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, और क्या हम अब यहाँ से इस बुरी परफॉर्मेंस के बाद हम किस तरह रिकवरी मूड पर जाएंगे? मैं आपको दोनों वर्जन दे देता हूँ क्लियरली, बिल्कुल जैसा कि क्लियर हो जाएगा कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेट में कोचिंग जो है इट इज़ ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट। इट हैज़, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो प्लेयर जो है वो कितना बड़ा क्रिकेटर रह चुका है, कितने उसने टेस्ट मैचेज में रन किए, कितने ODI में रन किए हैं, या ये कि उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वर्ल्ड में क्या है। कोचिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रिचर्ड पाइबर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे
जो कि पाकिस्तान टीम को कोचिंग के लिए आए और पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने 2 साल काम किया। आप यकीन करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ हमने जब बातचीत की, पता लगता था कि कोचिंग की बारीकियां जानता है। मतलब ये कि अगर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाओ, एक बैट्समैन जब आउट होके आ जाए उससे कम बात करें, जब वो इंटर हो जाए, सुकून से बैठ जाए, फिर कोच जाता है खामोशी से उसको बताता है आपने ये मिस्टेक की है और इसको आइंदा से इस तरह यूँ करेंगे, बजाय इसके कि शोर करें या ये कि नेट्स एक्स्ट्रा नेट्स लगा लें या उनसे हार्ड वर्क कराएं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब कोचिंग स्टाफ जो होता है वो भी उसी एक प्लान के साथ सपोर्ट करता है प्लेयरों को, इंडिविजुअली उनको डिस्कस करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोचिंग में उस बंदे को लगाएं या उस इंडिविजुअल को लगा दें जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट रिकॉर्ड अच्छा हो। उसमें देखना ये होता है उसमें कोचिंग स्किल कितनी है, और यही वजह है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करें, सो दैट कि आप साइकी ऑफ द प्लेयर समझें, जो प्लेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करें और इसी के मुताबिक उसको डायरेक्शन दें। सो ये एक चीज़ है, उस पर क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। मगर आप किसी कोच को या किसी सीनियर कोच को आप इस तरह हरगिज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व होती है। मैं आपको 2-3 बारीक चीज़ें इसमें बता देता हूँ। मसलन ये कि अगर आप उसको प्री मैच्योर किसी कोच को निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। नंबर 2 ये कि कोचिंग स्टाफ में से अगर आप उस प्री मैच्योर उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबर 3 ये कि दूसरे कोच को आने सेट होने में इतना टाइम लगेगा कि इसको अगर हम छोटा सा एक पीरियड रह गया तो बजाय इसके कि हम उसमें कोई हार्श डिसीजन लें उसको कंटिन्यू ना रखें और उसके बाद उसका छोटा सा पीरियड जो है उसको निकालें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस पर सोचना चाहिए और इस पर डिसाइड करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में क्या चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। नौशाद भी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मेरा अपना भी जाती राय ये थी कि आप वर्ल्ड कप से चंद महीने पहले चेंज नहीं कर सकते, बट फैंस जो हैं सर वो बड़े जज्बाती हैं, वो कहते हैं परफॉर्मेंस तो अच्छी हो ना, आप थोड़ा फाइट करें। अब चलें, ये बात तो आपने भी एक्सप्लेन कर दी, फैंस को समझ आए ना आए, लेकिन बात तुम्हारा ये है और क्रिकेट बोर्ड के ज़राए भी कहते हैं कि चेंज तो नहीं होगा। बट सर परफॉर्मेंस के ऊपर हम क्या करें? अब वनडे सीरीज़ तो हाथ से गई, बट T20 सीरीज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, हमें एक और मौका मिल रहा है कि हम रीग्रुप हो जाएं। क्या रोल है अब कोचेस का, खिलाड़ियों का, स्पेशली मिसबाहुल हक की हम बात करें, वकार यूनुस की बात करें, बड़े क्रिकेटर्स हैं बट परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे सर? एज अ कोचेज एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है। हमने क्या कोचिंग सिर्फ बड़े नामों को हायर करने का मकसद समझ लिया है? हमने नहीं हायर करने कोई टेक्निकल कोचेज, परफॉर्मेंस तो निकलवाएं ना सर इनसे पहले, जो लोग ये कहते हैं सब क्रिकेट बोर्ड से। देखिए, आपने खुद ही थोड़ा सा जवाब अपना खुद ही दे दिया है अपने इस सवाल के अंदर कि देखिए ये प्लेयर जो है, जो T20 की जो टीम अनाउंस हुई है, ये इनकी नंबर 1 टीम है इंग्लैंड की। आप देखिएगा नंबर 1 टीम इंग्लैंड की और पाकिस्तान की नंबर 1 टीम T20 की जो होगी, अगर पाकिस्तान अपने प्रोग्राम के मुताबिक खेले, इंडिविजुअली अगर आप प्लेयर्स को देखें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें, उनकी फिटनेस को देखें, तो पाकिस्तान टीम उनसे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ऊँची ज़रूर है। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस माइंडसेट के साथ ये टीम अगर अंदर जाए और उसके बाद जो अपना नेचुरल गेम खेले, जो कि हमेशा जिस तरह के बाबर आजम हो गए या T20 के जो भी क्रिकेटर्स हैं हो गए। अब आप देखें बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है T20 का वर्ल्ड में, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? उसको कोई वजह है, उसको वजह को सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसको वो सब चीज़ इन्वायरमेंट फराहम करनी चाहिए जो ज़रूरी है कि वो T20 में अपना परफॉर्म करे, लीड करे, फ्रंट से लीड करे और दूसरे प्लेयरों को अपने साथ लेकर चले। इस तरह के अगर प्रोग्राम रखें और अपने कूल हेडेडली खेलें, मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी सीरीज़ हो सकती है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, ये 3 T20 मैचेस की। एंड आई एम श्योर कि अगर T20 मैचेस में पाकिस्तान ने कम बैक किया तो ये आपके फैंस के लिए, आपके पाकिस्तानी फैंस के लिए, आपके इंग्लिश फैंस के लिए, सब के लिए एक तरह का टॉनिक होगा। ठीक है, प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि खिलाड़ी और कोचेज़ दोनों ही शिकस्त के जिम्मेदार हैं और कुछ मायूस भी दिखाई दे रहे थे। उनकी बातचीत भी आपको दिखाएंगे और फिर नौशाद साहब से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और आईसीसी मैच रेफरी नौशाद अली साहब से हमारी गुफ्तगू जारी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं मिसबाह-उल हक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर क्या राय दी। आइए देखिए। तो आपने मिसबाह-उल हक की बात सुनी। नौशाद साहब वो कहते हैं कि कोचेज़ और खिलाड़ी दोनों ही जिम्मेदार हैं, और आपकी क्या राय है सर? अब बिटवीन द टूर तो कोई ऐसी चेंज हो नहीं सकती। ये एक बड़ा शॉकिंग रिजल्ट ज़रूर था, बट जैसे आपने भी कहा कि T20 सीरीज़ इज राउंड द कॉर्नर और आप खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट कोचेस को तो सर रोल प्ले करना पड़ेगा। आई थिंक दे हैव टू लिफ्ट द टीम। देखिए, मैं अगर थोड़ी सी बात मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस को भी ज़रा आधा मिनट दे दूँ। मिसबाह-उल हक के साथ मैंने एज ए मैनेजर काफ़ी काम किया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, हार्ड वर्किंग हैं, सिंसियर हैं। आपने उनकी जहाँ क्रिकेट एबिलिटीज़ वो तो देखी हुई हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे अगर आप किसी एक क्रिकेटर को जो अभी रिटायर हुआ है इंडक्ट करते हैं ऐसे जॉब में जिस काम को उसने पहले नहीं किया है, तो आप जिम्मेदार उसको तो ठहराते हैं ज़रूर, लेकिन उनको भी ठहराना चाहिए जिन्होंने इसको इंडक्ट किया विदाउट रियलाइजिंग कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मिसबाह-उल हक ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अब वकार यूनुस हैं, आई मीन वो एक सिस्टम के थ्रू चलते हुए आ रहे हैं, बॉलिंग के साथ एज ए मैनेजर चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग, इसके लिए कोई लिमिट होती है, और लिमिट के लिए कौन डिसाइड करता है? जो डिसाइड करने वाले लोग हैं। उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें वकार यूनुस किसी वजह से या उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कोई बॉलर्स डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए रीज़न है। अगर उसके लिए चेंज की ज़रूरत है तो राइट टाइम चेंज क्या है उस पर ज़रूर करें। अब आप बात करिए जी T20 की। यस, T20 हमारे लिए एक तरह की टॉनिक हो सकती है अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस पड़े, और आपका कहना 100% सही है। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन तो प्लेयर्स की होगी, मगर साथ में मैनेजर और कोच को पूरी तरह इनका साथ देना है, इनको गाइड करना है कि ये न सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस दें बल्कि ये ओवरकम करें और सीरीज़ जीतें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन इंग्लैंड, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और मैं समझता हूँ कर सकते हैं ये, क्योंकि आजकल की जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आप खुद सोचें कि T20 क्या चीज़ है। T20 पहले एक ज़माने में कोई पल्लू शॉट खेलता था या ओवर हेड शॉट खेलता था, सब कहते थे ये कैसा क्रिकेटर है, ये पता नहीं किस तरह खेला है। बट नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ पार्ट ऑफ द T20, और इसको करने में एक तरह का एतमाद चाहिए, एक तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए, एक तरह की स्पेशलिटी चाहिए। वो चीज़ स्पेशलिटी जब ही मिल सकती है जबकि कि इंसान उसमें पूरी तरह शामिल हो जाए। और मैं समझता हूँ कोचेस का फ़र्ज़ है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स हैं, उनको वो सब टेक्निक को इंश्योर करें जो कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीज़ ये शामिल नहीं करेंगे तो T20 में भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। तो आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। नौशाद साहब रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि फैंस तो मुतालबा कर रहे हैं जी फिल जो है वो कोचेस को तब्दील किया जाए, मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान टीम की नई लाई जाए। कोई एंडी फ्लावर का नाम ले रहा है, किसी के पास कोई है, लेकिन वर्ल्ड कप करीब है। आपके ख्याल में क्या कोचेस को हटाना क्या एक ऑप्शन हो सकता है? क्या ये ठीक होगा, या यही मैनेजमेंट कम अज़ कम वर्ल्ड कप तक तो कंटिन्यू करे? देखिए, मुतालबात अपनी जगह हैं, मुतालबात जायज़ भी होते हैं, मुतालबात के साथ जज्बात भी जुड़े होते हैं, लेकिन जो एज ए क्रिकेटर, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, एज ए टेक्निकल मैन अगर आप उसको देखें तो उसमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि अब कितना कौन सा प्लेयर जो है किसके लिए किस कोचेस को ज़्यादा सूट करेगा, इसी तरह कौन सा प्लेयर जो है किसके लिए फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा सूट करेगा। इन सब चीज़ों को सामने रख के फिर पाकिस्तान टीम ने फैसला करना है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको दूरअंदेशी से देखें तो शॉर्ट टर्म इसका डिसीजन यही है कि जब कि वर्ल्ड कप इतने नज़दीक है, ये प्लेयर एक तरह से ट्यून्ड हो चुके हैं इन क्रिकेटर्स के साथ, तो कोई वजह नहीं है कि इनको आप कंटिन्यू रखें, एक चांस और दें, जब तक चांस दें इनको, जब तक कि ये वर्ल्ड कप और मेन इवेंट जो है ये ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद जितने चेंजेस चाहते हैं आप फ्रीली उसको करें। ठीक है सर, आखिर में एक सवाल कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बतौर प्लेयर तो उनकी सलाहियतों पर किसी को कोई शुबा ही नहीं है, ही इज़ वर्ल्ड क्लास, परफॉर्मिंग लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। और मिसबाह ने भी कहा कि अभी नातजुर्बेकार हैं, तो सर तीनों फॉर्मेट में जिनको कप्तान बनाया गया, आप समझते हैं ये ठीक फैसला है?
मैं बाबर आजम की एक बात मैं कह दूं कि ये सब कुछ करेगा लेकिन पाकिस्तान के लिए गलत काम कभी नहीं करेगा। ये वो बच्चा है जिसको मैंने बड़ी क्लोजली देखा है, मैं बिल्कुल ट्रू टू द प्रोफेशन, ऑनेस्ट टू द कंट्री, ऑनेस्ट टू द हिमसेल्फ। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम में ठीक है, आप ज़रूर कहते हैं कोई थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, शायद उसको इंग्लिश बोलने में डेफिशिएंसी लगे या कोई और वजह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने इसको एक्स्ट्रा बर्डन ज़रूर किया हुआ है और उसकी बैटिंग पे थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। अगर पॉसिबल हो तो उससे थोड़ा सा ये बर्डन लेके किसी और को देना चाहिए। ठीक है, चलें, इंग्लिश की तो खैर बात कोई नहीं, हमारी उर्दू ज़बान है, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शायद टेस्ट फॉर्मेट है या वनडे, चूँकि T20 में तो चले वर्ल्ड कप है, 2023 का वर्ल्ड कप भी है, शायद आप टेस्ट फॉर्मेट की जानिब इशारा कर रहे हैं कि उनसे एक फॉर्मेट की कप्तानी फ़िलहाल वापस लेकर उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है। बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जिस कैलिबर के वो बैट्समैन है, मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग जो है उस पर और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड वो क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है सर, एक और चीज़ जो बड़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है, इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो है जैसे हारिस रऊफ़ की फॉर्म है T20 की अच्छी, तो वो वनडे भी खेल रहे हैं। जाहिद महमूद T20 में 3 विकेटें लेते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। इसी तरह हारिस रऊफ़ टेस्ट टीम में भी सिलेक्ट हैं। अगर हम देखें तो शाहनवाज धानी PSL के टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन वो PSL की परफॉर्मर हमें T20 सीरीज़ में दिखाई नहीं देंगे, वो टेस्ट मैचेस के लिए पिक हो गए हैं। तो सर ये सिलेक्शन के खुलेआम ब्लंडर्स मैं तुमको कहूँगा। नहीं, आपने मेरा ख्याल है ठीक है कहा, आपने जो कुछ भी कहा है। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वो खेले फर्स्ट टाइम और उन्होंने रिप्रेजेंट किया लाहौर कलंदर्स को, और उससे वहाँ से वो उन्होंने टेक ऑफ किया और वो स्ट्रेट अवे टेस्ट क्रिकेट में भी आ गए। तो अब मैं ठीक है, आपका क्रिटिसिज्म भी ठीक है, लोगों का क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह ठीक है, मगर आई थिंक ये सवाल का सही जवाब जो है वो मोहम्मद वसीम जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं वो उसको दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चलें तो सर अब आखिर में T20 सीरीज़, क्योंकि लोगों को बड़ी तवक्कुआत हैं, और दूसरा सर आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने, आप देख लें ना, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 कर दिया हुआ है, तो वो तो कहते हैं ना पहले ही बड़ी ख़तरनाक टीम बने हुए हैं। तो हमें तो हर में यहाँ से क्विकली बताइएगा कि मोटिवेट होना है तो इस सीरीज़ को सर जीतना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान के लिए किसी ने कहा है ऑन ए डे पाकिस्तान कुड बी द वर्ल्ड बीटर्स, ऑन ए डे पाकिस्तान कुड बी ऑन द ग्राउंड। इस चीज़ को आप सामने रखें। आई एम प्रेटी श्योर कि जी पाकिस्तानी टीम जब एक्चुअल वर्ल्ड कप में T20 में खेलेगी, हो सकता है इसकी फॉर्म क्लिक हो जाए जिस तरह पास में क्लिक होती रही है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप भी ना जीते। इनमें टैलेंट है, इनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इनकी कोऑर्डिनेशन की और सेटलमेंट की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, लेकिन आप वो कह सकते हैं आपकी बातों से मैं ये मुहावरा दूर दोहराऊंगा कि पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो चलें इंतज़ार करते हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम क्लिक हो जाए, चूँकि अभी नहीं हुए और पाकिस्तान के फैंस काफ़ी परेशान और मायूस हैं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।